अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले की वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक खासियत है। रिप्रोडक्शन यहाँ पर उनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स था। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा यहाँ पर मेटाबॉलिज्म। तो देखेंगे हम मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं। उर्दू में मेटाबॉलिज्म को इस्तिहाला या फिर तहव्वुल कहा जाता है। सी द डेफिनेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म इन इंग्लिश। मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस occurring inside the living organism to maintain life। ये एक बहुत आसान सी डेफिनेशन है यहाँ पर। तो मेटाबॉलिज्म है क्या? एक जानदार में होने वाली तमाम केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शंस क्यों हो रहे हैं? ताकि यहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म जो है जिंदा रह सके। तो उर्दू में हम अभी देखेंगे कि क्या क्या है, क्या क्या होता है मेटाबॉलिज्म में। तो मेटाबॉलिज्म इन तमाम कीमियाई अमलों या फिर आमाल का मजमुआ है। कीमियाई अमल जो बॉडी में होता है। मेटाबॉलिज्म तमाम कीमियाई आमाल का या फिर अमलों का मजमुआ है जो किसी जानदार के जिस्म के अंदर ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए होते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्या हो सकते हैं। मेटाबॉलिज्म ऐसी कौन सी केमिकल रिएक्शंस हैं जो होते हैं एक जानदार के जिस्म में, जो कि एक जानदार को ज़िंदा रखने में या फिर उसकी ज़िंदगी को बरकरार रखने में यहाँ पर मदद करते हैं। हम देखते हैं हमारे इंसानों में ले लीजिए, जो खाना हम खा रहे हैं, खाने के बाद में यहाँ पर डाइजेशन होता है। ठीक है, डाइजेशन एक केमिकल रिएक्शन है। फिर बाद में यहाँ पर रेस्पिरेशन हम देखते हैं। रेस्पिरेशन से क्या होता है? तो रेस्पिरेशन का आसानी से हम क्या समझ सकते हैं, सांस लेने और छोड़ने के अमल को रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन ये तो एक छोटा सा हिस्सा है रेस्पिरेशन का, बल्कि जो खाना हमने खाया है उससे यहाँ पर तवानाई निकालने के अमल को रेस्पिरेशन कहते हैं। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन, एक्सक्रीशन मतलब कि वेस्ट प्रोडक्ट हम बाहर निकाल देते हैं मेटाबॉलिज्म के बाद, डाइजेशन के बाद में। तो ऐसे रिएक्शंस जो हो रहे हैं, दीज आर दी सम टोटल ऑफ ऑल दी केमिकल रिएक्शन। दैट्स व्हाई मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन occurring inside the body, inside the living organism, in the body of living organism to maintain life। तो ये तमाम रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसे इस्तिहाला या फिर तहव्वुल भी कहा जाता है। फिर हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म के जो है टाइप्स है। यहाँ पर क्या क्या टाइप्स है मेटाबॉलिज्म के? दो टाइप्स है, एक एनाबॉलिज्म है और एक कैटाबॉलिज्म है। आसानी से समझिए, मेटाबॉलिज्म के दो टाइप हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म में क्या होता है? यहाँ पर एनाबॉलिज्म को हम कंस्ट्रक्टिव कहते हैं या फिर तामीरी। कोई भी चीज़ नहीं, यहाँ पर मान लीजिए छोटी छोटी चीज़ें मिलाकर, ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सब मिलाकर क्या है, एक बड़ी चीज़ बन जाती है। तामीर हो गई, कंस्ट्रक्ट हो, ये एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। तो ये हो गया यहाँ पर एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म उसका उल्टा है। एक कोई भी बड़ी चीज़, अब हम देखेंगे बड़ी चीज़ क्या है, टूट कर मतलब कि ब्रेकडाउन हो जाती है, टुकड़े हो जाती है। तो ये दो प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म के। ये बड़ी चीज़ टूटकर छोटी चीज़ बन रही है, छोटे छोटे बन रहे हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ मिलकर बड़ी चीज़ बन रही है। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल यहाँ पर प्रोटीन दिया गया है। प्रोटीन क्यों है एनाबॉलिज्म में? ठीक है, देखिए अमीनो एसिड से मिलकर, ठीक है, यहाँ पर अब फिर से दिखाती हूँ, छोटे छोटे अमीनो एसिड्स मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं। तो ये एग्जाम्पल हुआ एनाबॉलिज्म का। फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म को ले लीजिए, ये एक डिस्ट्रक्टिव है, यहाँ पर ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, देखिए
तो यहाँ पर कैटाबॉलिज्म में जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पर कोई भी बड़ी चीज़ क्या है टूटकर जो है क्या बन जाती है, छोटी चीज़ बन जाती है। तो इसका एग्जांपल ग्लूकोज ले लीजिए, सेल्यूलर रेस्पिरेशन ले लीजिए। कोई भी हम यहाँ पर फूड ले रहे हैं, ग्लूकोज, वो टूट कर यहाँ पर अमीनो एसिड्स बन जाते, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो है बन जाती हैं। तो ये हुआ एग्जाम्पल एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का। एनाबॉलिज्म को तख्लीकी तहव्वुल कहा जाता है, कैटाबॉलिज्म को तहलीली तहव्वुल कहा जाता है, या फिर इन्हेदाम तहव्वुल भी कहा जाता है। एक सवाल हम ले लेते हैं यहाँ पर, डिफाइन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को डिफाइन कीजिए। ये बिल्कुल यहाँ पर मैंने बुकिश लैंग्वेज ली है, यहाँ पर जो है आसान था डेफिनेशन, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर अभी जो जो समझा वही है डेफिनेशन में। द कांस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर थ्रू ए केमिकल रिएक्शन कॉन्स्टिट्यूट मेटाबॉलिज्म। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जो लगातार हुए जा रहे हैं, या तो टूटकर बन रहे हैं, या तो मतलब एक बड़ी चीज़ टूटकर छोटी चीज़ बन रही है, या फिर छोटी चीज़ मिलाकर जो है बड़ी चीज़ बन रही है, तो यही मेटाबॉलिज्म है। मतलब कि यहाँ पर बताया गया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, ये जो भी है यहाँ पर बायोमॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, ठीक है, ग्लूकोज, ये सारे के बायोमॉलिक्यूल्स हैं। तो यही कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को मिला के मेटाबॉलिज्म बनता है। उर्दू में क्या दिया गया है, जानदारों में हयातियाती मॉलिक्यूल्स की एक शक्ल से दूसरी शक्ल में मुसलसल कीमियाई तामुलात के ज़रिए तब्दीली को इस्ताहाला, ब्रैकेट में यहाँ पर मैंने मेटाबॉलिज्म लिखा है, तो इस्ताहाला कहते हैं। ठीक है, ये एक सवाल हो गया। तो मेटाबॉलिज्म जो है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों का मजमुआ है। ठीक है, तो ये एक खासियत हो गई यहाँ पर किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब हम आगे देखेंगे कि जो मेटाबॉलिज्म है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या फिर वो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। इसे हम देखते हैं, पूरा वीडियो होने के बाद पता ही चल जाएगा। तो जो हमारा अगला जो यहाँ पर मैं सवाल के ज़रिए आपको समझाना चाहती हूँ, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉन्शियसनेस। तो मैं इसे आपको एक सवाल के ज़रिए समझाना चाहूँगी। यहाँ पर सवाल देख लीजिए, एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एबिलिटी टू सेंस का क्या मतलब है, माहौल को महसूस करने की यहाँ पर जो है खासियत एक जानदार में है। तो इस सवाल के आगे आपको दिया जा सकता है, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विथ सूटेबल एग्जाम्पल। यहाँ पर जगह ना होने की वजह से मैंने पूरा सवाल नहीं लिखा है, इस टाइप का क्वेश्चन दिया जा सकता है। एबिलिटी टू सेंस सराउंडिंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम जवाब देखते हैं, सीधा आंसर, ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट कैन सेंस एंड रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट क्यू। ठीक है, सेकेंड वन इज फोटो पीरियड अफेक्ट्स इन प्लांट एंड एनिमल्स। All organisms handle chemical entering their bodies. So this is the answer for this question. Ability to sense the surrounding means what? If the organism is living, okay, if the organism is living, it will sense the surrounding. It is the main property of living organism. Whether that organism may be prokaryote or it may be eukaryote. Prokaryote means what? These are the simpler animals, simpler organisms, not animals, simpler organisms like amoeba. You take, it is very simple. Then you take eukaryotic. These are the complex organisms like human beings, other animals, birds, etc. Okay, they are here to sense the environment. Okay, they can sense the environmental effects. Now the second one is photoperiod effect in the plant and animal. We will see in our next concepts that what do we mean by photoperiod effect. ठीक है, तो photoperiod यहाँ पर क्या है देखेंगे हम, डिटेल में देखेंगे। photoperiod is nothing but we have seen in
We will see in plant. In plant you can see there are long day plant and short day plant. Long day plant means plants which need more light for their flowering. Short day plant which need less light, okay, for their flowering. So this is nothing but the photo period effect. And one more thing we can see that very easily we can see that sunflower, the flower sunflower, okay, it always face towards the sun. That is also a photo period effect. There are certain examples are also there in class 6. One example, photo period effect, very important one is that plants move towards the sunlight. That is also photo period. Next one is all organisms handle chemical entering their bodies. Okay, these are all the points are, means these points are justifying this question. This is statement, that is ability to sense the surrounding is a property of living organism. तो अब हम इसे उर्दू में देखते हैं. उर्दू में तो बहुत ही आसानी से समझ लेंगे आप. सवाल क्या है? इर्द गिर्द के माहौल को महसूस करने की सलाहियत जानदारों की एक खुसूसियत है. वो कैसी खुसूसियत है भी? तो ये आपको एक जो है स्टेटमेंट दिया जाएगा, इसे जस्टिफाई करना है. तो हम पढ़ते ही समझ सकते हैं. इसे जवाब देखिए. तमाम जानदार जैसे प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स माहौलियाती मुहर्रिकात जैसे रोशनी, आवाज़, दर्जे हरारत, कीमियाई मादे वगैरह को महसूस करते हैं. तो हम करते ही हैं. जानदार अजसाम आवाज़ को महसूस कर सकते हैं, दर्जे हरारत को महसूस कर सकते हैं, रोशनी को महसूस करते हैं. तो इन चीज़ों को महसूस करते हैं और इन पर रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं. तो यही खासियत है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की. जैसे कि हमारी आंखों पर तेज़ रोशनी पड़ जाती है, हम आंखें बंद कर लेते हैं, तो ये हमारा रद्द अमल हो गया. तो ये और फिर हम दर्जे हरारत पर भी क्या है यहाँ पर रद्द अमल दे देते हैं. बहुत ज़्यादा ठंड है तो स्वेटर पहन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम क्या है फ़ैन लगा लेते हैं, ठंडा पानी पियेंगे. तो ये रद्द अमल हम जाहिर कर रहे हैं ताकि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को हम मेंटेन कर सके. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है. और फिर मिसाल यहाँ पर देख सकते हैं हम. पौधों में फोटो पीरियडिज्म पाया जाता है. जैसे कि मैंने अभी बताया इंग्लिश में, रोशनी के मुद्दत के मुताबिक अपने नशोनुमा और फूल आने का अमल अंजाम देते हैं. कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको दिन के 24 घंटों में इनको बहुत ज़्यादा रोशनी चाहिए होती है. कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको कम रोशनी चाहिए होती है. तो ऐसे पौधे क्या हैं, यहाँ पर अपने फूल और फल आने के अमल को अंजाम देते हैं. एक पौधा ऐसा है जिसे अगर बहुत ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत है, आपने उसे कम रोशनी दी तो वो पौधा ना फूल देगा ना फल देगा. और जानवरों में भी हम देख सकते हैं. जानवरों में क्या देखेंगे हम? जानवर आवाज़, रोशनी और कीमियाई मद्दों को महसूस करके रद्द अमल देते हैं. ये मिसालें हैं, ठीक है. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, सवाल है बहुत इम्पोर्टेंट. इन सवालों के ज़रिए ही मैंने जो है आपको 2 फीचर्स के बारे में बताया है. एक यहाँ पर हुआ मेटाबॉलिज्म और दूसरा यहाँ पर हुआ सेंस करना, ठीक है, यानी कि शऊर. कॉन्शियसनेस को यहाँ पर शऊर भी कहा जाता है. तो ये जो अबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग है, ये कॉन्शियसनेस की बात हो रही है यहाँ पर. तो इस शऊर को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि हम देखते हैं कि अस्पताल में कोमा की हालत में पड़े मरीज जिन्हें मशीनों के ज़रिए ज़िंदा रखा जाता है, ठीक है, वो मशीन के ज़रिए ही ज़िंदा होते हैं. कोमा में जो पेशेंट होते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन डेड हुआ होता है, यहाँ पर खुद शऊर का इजहार नहीं करते. वो सेंस कर सकते हैं लेकिन वो कॉन्शियसनेस यहाँ पर जो है रद्द अमल नहीं दिखा सकते. इसीलिए शऊर को यहाँ पर इंसानों में ज़िंदगी की एक तारीफ़ी खुसूसियत समझना मुश्किल है. क्योंकि हम जानते हैं अगर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है तो ये तमाम जानवरों में होनी ही चाहिए. बट यहाँ पर एक कोमा के पेशेंट को ले रहे हैं जिसका दिमाग, यहाँ पर दिमागी मौत हो चुकी है, बस जिस्म जिंदा है और दिमागी मौत इसकी हो चुकी है. तो इस हालत में यहाँ पर इंसान कॉन्शियसनेस नहीं दिखा पा रहा. इसीलिए यहाँ पर शऊर को इंसानों में ज़िंदगी की एक तारीफ़ी खुसूसियत मानना मुश्किल है. यही क्वेश्चन को अगर हम इंग्लिश में देख रहे हैं यहाँ पर, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंसिडर कॉन्शियसनेस एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ इन ह्यूमन बीइंग. सी द आंसर. द पेशेंट लेइंग इन कोमा
brain dead in hospital virtually supported by machines do not show consciousness. Hence, it is difficult to consider consciousness as a defining property of life in human being. We know that there are two properties. One defining property, second one is characteristics properties. Defining properties, these properties should be should common in all the living organism. But here the patient is brain dead. That's why this consciousness is not considered as a defining property in human being. Now we'll see the last conclusions. Consciousness is not a defining property in human beings. Okay, consciousness is not a defining property. यहाँ पर consciousness defining property नहीं है. Metabolism is defining property of all living organism. देखिए यहाँ पर consciousness defining property नहीं है, लेकिन मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. क्यों मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखी जाती है, लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं देखी जा रही. ब्रेन डेड कोमा पेशेंट में कॉन्शियसनेस यहाँ पर नहीं होती. इसीलिए कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है.